नमस्कार, मैं हूं संजय शुभांकर और आप सुन रहे हैं कहानियां स्टोरी प्लैनेट पर। अमृता प्रीतम जी की कहानियों की एक श्रृंखला शुरू की है और इसी श्रृंखला के तहत आज लेकर आया हूं अमृता प्रीतम जी की बहुत ही खूबसूरत, दिल को छू जाने वाली कहानी कर्मा वाली। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी कर्मा वाली। बड़ी ही सुंदर तंदूर की रोटी थी, पर सब्जी की तरी से छुआ हुआ कौर मुंह को नहीं लगता था। इतनी मिर्च कि मैं और मेरे दोनों बच्चे सीसी कर उठे थे। यहां बीबी जाटों की आवाजाही बहुत है। शराब की दुकान भी यहां कोसों में एक है, और जाट जब घूंट भर पी लेते हैं और फिर अच्छी मसालेदार सब्जी मांगते हैं। तंदूर वाला ये बात कह रहा था। यहां जाट शराब? हां बीबी, घूंट शराब का तो सभी पीते हैं, पर जब किसी आदमी का खून करके यहां आते हैं ना, तो कुछ ज्यादा ही पी जाते हैं। अरे अभी परसों नरसों की बात है, कोई 5-6 लोग आए थे। एक आदमी मार के आए थे कहीं से। खूब चढ़ा रखी थी, खूब, और लगे शरारत करने। वो देखो, वो मेरी 3-3 कुर्सियां टूटी पड़ी हैं। वो तो भला हो पुलिस वालों का कि वो जल्दी से पकड़कर उन्हें यहां से ले गए। अरे नहीं तो एक भी चूल्हे की ईंट तक नहीं मिलती आज यहां। पर क्या करूं, कमाई भी तो उन्हीं की खाते हैं ना हम लोग। कौशल्या नदी देखने की सनक मुझे उस दिन चंडीगढ़ से फिर एक बार गांव में ले आई थी। मित्रों से चली बात शराब तक पहुंच गई थी, और शराब से खून खराबे तक। मैं उस गांव से जल्दी बच्चों को लेकर वापस लौटने के लिए बेचैन थी। तंदूर अच्छा लिपा पुता और अंदर से खुला हुआ था, और भीतर की ओर एक तरफ कोई 6-7 खाली बोरियां तानकर जो पर्दा लगाया गया था, उसके पीछे पड़े 3 खाटों के पाए बता रहे थे कि तंदूर वाले के बाल बच्चे और औरत भी वहां रहते हैं। मुझे लगा कि इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना मैं सोच रही हूं। वहां पर औरत की रिहाइश है, यानी इज्जत की रिहाइश है। तभी किसी औरत ने बाहर की तरफ झांक कर देखा और फिर आकर मेरे पास खड़ी हो गई। बीबी, तूने मुझे पहचाना नहीं? मुझे एकाएक कुछ समझ में नहीं आया। अब नहीं, वो एक सादी सी जवान औरत थी। मैं उसके मुंह की तरफ देखती रही, पर मुझे कोई बात याद नहीं आ रही थी। लेकिन बीबी, मैंने तुझे पहचान लिया है। पिछले साल, नहीं शायद उससे पिछले साल तू यहां आई थी ना? हां, आई तो थी, और सामने मैदान में एक बारात उतरी थी। हाँ, हाँ, मुझे याद है। और वहां तूने मुझे डोली में बैठे हुए देखा था और 1 रुपया दिया था। उसके इतना कहते ही मुझे वो सारी बातें एकदम से याद आ गई। 2 साल पहले मैं चंडीगढ़ गई थी। वहां पर नया रेडियो स्टेशन खुलना था, और पहले दिन के समागम के लिए मेरे दिल्ली के दफ्तर ने मुझे वहां एक कविता पाठ करने के लिए भेजा था। मोहन सिंह तथा एक हिंदी कवि जालंधर स्टेशन की तरफ से आए थे, और समागम जल्दी ही खत्म हो गया था, तो हम 3-4 लेखक कौशल्या नदी को देखने के लिए चंडीगढ़ से इस गांव में आ गए थे। और नदी कोई 1.5 मील की ढलान पर थी। हम गए, और वापसी चढ़ाई चढ़ते हुए हम सब चाय के एक गर्मा गर्म प्याले को तरस रहे थे। सबसे साफ और सबसे खुली हुई दुकान यही लगी थी। यहीं से चाय का एक एक गर्म प्याला पिया था। उस दिन इस दुकान पर पक रहे मांस और तंदूरी रोटियों के साथ साथ मिठाई भी काफी रखी हुई थी। और तंदूर वाला कह रहा था कि आज यहां से मेरी भांजी की डोली गुजरेगी। अरे मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। और फिर सामने के मैदान में डोली उतरी थी। डोली किसी पिछले गांव से आई थी, उसे आगे जाना था, और यहां रास्ते में मामा ने उसका स्वागत किया था। 1 मिनट, मैं नई दुल्हन का मुंह देख कर आऊं, भला उसके मुंह पर आज कैसा रंग है। मुझे याद है मैंने कहा था, और आगे से मेरे सभी साथियों ने जवाब दिया था कि भाई, हमें तो डोली के पास कोई जाने नहीं देगा।
तुम ही देखाओ, लेकिन हां पर खाली हाथों मत देखना। और मैं एक मुस्कुराहट लिए हुए डोली के पास चली गई थी। डोली का पर्दा एक तरफ से उठा हुआ था, तो मैंने पास में बैठी हुई नाइन से पूछा था कि अब मैं दुल्हन का मुंह देख लूं क्या? सद के देख बीबी, सद के देख, हमारी लड़कियां तो हाथ लगाते ही मैली हो जाती हैं, नाइन बोल पड़ी थी। और सचमुच लड़की की श्रृंगार पूरी नथ में जो मुस्कुराहट का मोती चमक रहा था ना, उसका रंग झलना कोई आसान नहीं था। मैंने 1 रुपया उसकी हथेली पर रखा, और जब वापस आई तो मेरे साथी कह रहे थे कि अभी कुछ देर पहले तुमने कविता पढ़ी थी और कॉलेज की कितनी लड़कियों ने रुपए रुपए के नोट पर तुम्हारे हस्ताक्षर करवाए थे। अब उस बेचारी को क्या मालूम होगा कि वो रुपया किसने दिया था। कहीं जानती होती तो हस्ताक्षर भी करवा लेती तुमसे। 2 साल पहले की बात थी, मुझे पूरी तरीके से याद आ गई थी। तू वो डोली वाली लड़की? हां बीबी जी। जाने किस घटना ने उसे 2 वर्षों में लड़की से औरत बना दिया था। घटना के चिन्ह उसके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे कैसे और क्या पूछूं। तभी वो बोल पड़ी कि बीबी जी, मैंने तेरी तस्वीर देखी थी अखबार में, 1 बार नहीं 2-2 बार। यहां भी कितने लोग आते हैं जिनके पास अखबार होता है, और कोई तो रोटी खाते खाते यहीं छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, और तूने मुझे पहचान भी लिया? हां, मैं उसी वक्त पहचान गई थी। पर बीबी एक बात बताओ, तेरी तस्वीर क्यों अखबार में छापते हैं? मुझसे जल्दी कोई जवाब देते हुए नहीं बन पड़ा, क्योंकि ऐसा सवाल आज से पहले किसी ने मुझसे नहीं पूछा था। फिर भी कुछ लजाते हुए मैंने उससे कहा कि मैं कहानियां और कविताएं लिखती हूं ना, इसीलिए। आप कहानियां लिखती हो? अच्छा बीबी जी एक बात बताओ, ये कहानियां सच्ची होती हैं या? कहानियां तो सच्ची होती हैं, वैसे नाम झूठे होते हैं ताकि कोई कोई पहचान ही ना जाए। तू मेरी कहानी लिख सकती है बीबी? हां, अगर तू कहे तो मैं जरूर लिखूंगी। फिर उस औरत ने बोलना शुरू किया, मेरा नाम कर्मा वाली है, मेरा चाहे तो नाम भी झूठा मत लिखना, क्योंकि मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगी, मैं तो सच कहती हूं ना। पर मेरी कोई बात सुने तभी तो, कोई सुनता ही नहीं, कोई नहीं सुनता। और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे टाट के पीछे एक खाट पर लेकर चली गई और बोलने लगी, मेरी जब शादी होनी थी ना बीबी जी, तो मेरे ससुराल से 2 जनी मेरा नाप लेने आई थी। उनमें से एक लड़की मेरी उम्र की ही थी, बिल्कुल मेरे जैसी, मेरी जितनी। वो किसी दूर के रिश्ते से मेरी ननद लगती थी। मेरी सलवार कमीज नाप कर कहने लगी कि बिल्कुल मेरी नाप है भाभी, बिल्कुल मेरी नाप। तू चिंता मत कर, जो कपड़े सिऊंगी ना तुझे बिल्कुल पूरे होंगे। और सचमुच वरी के जितने भी कपड़े थे मुझे बहुत अच्छी तरीके से आते थे। वही ननद मेरे पास कितने महीनों रही बीबी जी, और बाद में भी मेरे कपड़े वही सीती थी, मेरा ध्यान भी बहुत रखती थी। और मुझसे कहा करती थी कि भाभी देख भाभी, चाहे मैं 2 महीने बाद आऊं, 4 महीने बाद आऊं या 6 महीने बाद आऊं, पर तू कपड़े किसी और से मत सिलवाना। वो मुझे अच्छी भी लगती थी, पर उसकी एक बात मुझे बहुत बुरी लगती थी बीबी जी, कि वो जो भी मेरा कपड़ा सीती थी पहले खुद पहनकर देखती थी और कहती थी कि तेरा मेरा एक नाप है भाभी, देख देख मुझे कैसे पूरा हुआ है, और तुझे भी बिल्कुल पूरा होएगा। और सारे कपड़े पहनते समय ना मेरे मन में एक बात आती थी कि कपड़े भले ही नए हों, पर हैं तो उसके उतारे हुए ना। रस्सी के साथ टंगे हुए टाट का पर्दा, बांध की ढीली सी खाट थी, खेस भी खस्ता था और लड़की भी अल्हड़ और अनपढ़ थी। पर इतना बड़ा ख्याल, इतना नाजुक ख्याल, इतना मुलायम ख्याल, ये सुनकर मैं चौंक पड़ी थी। पर बीबी मैंने अपने मन की बात कभी नहीं कही। मुझे लगा पता नहीं बेचारी को बुरा ना लगे, उसका मन ना छोटा हो जाए। फिर
फिर मुझे कोई 1.5 बरस बाद पता चला, किसी ने बताया मुझे कि उसकी और मेरे घरवाले की आपस में कुछ लगी हुई थी। ये उसका दूर का भाई लगता था रिश्ते से, पर उसके सगे भाई को यह बात बहुत बुरी लगती थी। वो तो एक दिन उसकी गर्दन तक उतार देने पर उतारू हो गया था। और फिर किसी ने मुझे यह भी बताया कि थोड़े समय बाद जब वो बाग गोदने गई तो उसे फिट आ गया था। आंसुओं से भीगी कर्मा वाली ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बीबी तू मेरे मन की बात समझ ले, मुझे उतार नहीं पहना जाता। मेरी गोटा किनारे वाली शलवारें, मेरी तारों जड़ी चुनरियां और मेरी सिल्मों वाली कमीज, सब उसका उतार थे। और मेरे कपड़ों की तरह मेरा घर वाला भी। कर्मावली की आवाज के आगे मेरी कलम झुक गई। कौन लेखक ऐसा फिक्रा लिख देता। अब बीबी मैं सारे कपड़े उतार आई हूं, अपना घर वाला भी। यहां मामा के पास आ गई। इनका घर लीपती हूं, मेज धोती हूं, और मैंने एक मशीन भी रख छोड़ी है। 4-6 कपड़े सी लेती हूं और रोटी खाती हूं। भले ही मुझे खद्दर जुड़े या लट्ठा, लेकिन मैं किसी का उतार नहीं पहनती बीबी जी। मेरा मामा सुलह करने को फिर रहा है। मैं जैसे भी जी रही हूं वैसे जी लूंगी बीबी जी, और कुछ नहीं चाहती। तू सिर्फ एक बार मेरे मन की बात लिख दो। कर्मावली के जिस जिस्म के साथ ये कहानी घटी थी, उसे मैंने एक बार अपनी बाहों में भर लिया। कितनी मजबूत देह, कितना मजबूत मन। यहां मैं कुछ देर पहले मिर्चों से शराब से खून खराबे तक पहुंची बात से घबरा गई थी, और वहीं कर्मावली कितनी दिलेरी के साथ जी रही थी। यहां पर बाहर सड़क पर शिमला से आती हुई मोटरें गुजरती थीं, और जिनकी सवारियां रेशमी कपड़ों में लिपटी हुई होती थीं, कई बार पल भर के लिए इस दुकान पर चाय के प्याले के लिए रुक जाती, या सिगरेट की डिब्बी के लिए, या गर्म तंदूरी रोटियों के लिए। और वे जिनके रेशमी कपड़े न जाने किस किस की उतार थे, और कर्मा वाली उनकी मेज पूछती थी, कुर्सियां झाड़ती थी। वो कर्मा वाली जिसने खद्दर की एक कमीज पहन रखी थी, वो अपने जिस्म पर किसी का उतार नहीं पहन सकती थी। बीबी जी, मैंने तेरा वो रुपया ना अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। अच्छा, सचमुच? हाँ बीबी, वो रुपया मैंने उस समय अपनी नाइन को पकड़ा दिया था, और फिर उसके दूसरे दिन की बात है कि मैंने जब तेरी तस्वीर देखी थी अखबार में, मैंने नाइन से वो रुपया वापस लेकर अपने पास रख लिया। तब से संभाल कर रखा हुआ है। तू बीबी मुझे उस रुपए पर अपना नाम लिख देना, और जब तू मेरी कहानी लिखेगी तो मुझे जरूर भेजना। और कर्मावाली ने उठकर खाट के नीचे रखा हुआ एक ट्रंक खोला। ट्रंक में एक लकड़ी की संदूकची थी। उसने वो रुपया बाहर निकाला जो उसमें तय करके रखा हुआ था। मैं अपना नाम लिख देती हूं कर्मावाली है। मैंने न जाने कितनी लड़कियों के नोटों पर अपना नाम लिखा होगा, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा है तू अपना नाम मेरे नोट पर लिख दे। कहानी लिखने वाला बड़ा नहीं होता है, बड़ा वो होता है जिसने कहानी अपने जिस्म पर झेली है। मुझे अच्छी तरह लिखना नहीं आता बीबी जी। कर्मा वाली लजा सी गई और फिर बोली, मेरा नाम जरूर लिखना कहानी में बीबी जी। मैंने पर्स से नोट भी निकाल लिया और कलम भी। कर्मा वाली, आज मैं तेरी कहानी लिख रही हूं। वही रुपए के नोट पर लिखा हुआ तेरा नाम आज इस कहानी के माथे पर पवित्र टीके की भांति लगा हुआ है। ये कहानी तेरा कुछ नहीं संवार सकेगी शायद, पर यह भरोसा रखना कि वे दिल भी इस तेरे टीके को प्रणाम करते हैं जिनके खून का रंग तेरे इस टीके के रंग से मिलता है। और वो माथे भी एक लज्जा से इसके आगे झुकते हैं जिन्होंने अपने गले में जाने
किस किस के उतार पहन रखे हैं। मैं कर्मावाली के बारे में सोचती रही, मैं सोचती रही और लिखती रही। तो ये थी कहानी अमृता प्रीतम जी की कर्मावाली। अगली बार एक नई कहानी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए। और हाँ, अगर आपको कहानी हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। हमें आपका इंतजार रहता है।